कर दूं चालू, रिकॉर्डिंग चालू कर दो, कर दी। हाँ भाई देखो थोड़ा फेर बदल किया है। पहले मैंने कहा था कि भाई परमाणु वाला पार्ट चालू करेंगे, मतलब 14वां पार्ट के लिए बोला था, और मैं जो है कंटिन्यू ले रहा हूँ अपने पास, 11वें के बाद 12वां पार्ट ले रहा हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि वो भी प्रकाश वाला है तो थोड़ा वो बड़ा तो है, टाइम तो लगेगा उसमें, पर पहले वही करा देते हैं। तो अपन 12th चैप्टर चलते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आप लोगों को भिजवाई दिया है, तो पीडीएफ से देख के एक बार आप नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ ही नहीं हो पाएगा भाई, है ना। तो नोट्स वगैरह तैयार कर लेना। अभी मैं क्लास चालू कर रहा हूँ बेटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पार्ट का नाम, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे भाई। जस्ट ए सेकेंड, ये है भाई लेसन नंबर 12, और तरंग प्रकाशिकी है इसका नाम। ये तरंगे प्रकाशिकी है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता देता हूं, ये दोनों चैप्टर जो है ना भाई, एक तो 11वां और एक 12वां, है ना। आप लोगों को लगा भी होगा 11वें में टाइम भी बहुत लगा, है ना, काफी दिन लगे अपने पास। तो 11th और 12th चैप्टर जो है ना अपने पास काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सिलेबस के हिसाब से भी, और बोर्ड में जो इनका शेयर है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पार्ट कुल मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब 56 नंबर का तो पेपर है, उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो अपन ये कहें कि लगभग 18% सिलेबस जो है ना ये दोनों ही चैप्टर कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1, 2, 3 और 4, ये 4 पार्ट होते हैं ना, वो कुल मिला के 6 नंबर के होते हैं अपने पास। अब अकेला 11वां पार्ट ही जो है वो 6 नंबर का है, तो ये मान लो कि वो 11वां पार्ट हुआ, इसका मतलब 4 चैप्टर कवर हो गए। नंबरों के हिसाब से कितने चैप्टर के बराबर हो गया, 4 चैप्टर के बराबर कवर कर लिया जाता है। तो पहले एक बार मैं 12 चैप्टर करा देता हूँ ताकि 9-10 नंबर का कवर हो जाए। चालू ऑडियो एंड वीडियो बंद कर दे बेटा। चलो जी भाई, टॉपिक का नाम है प्रकाश की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं लिख देता हूं इसमें। हाँ भाई, ये चीजें जो है ना अभी मैं पढ़ाऊंगा उसमें काम आएगी, तो इसलिए मैं ये सब चीजें लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कतें नहीं रहे। देखो भाई, ये इतना सारा मैटर इसलिए लिखा है। सबसे पहले टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं, और वैसे जो है इसको हिस्ट्री ऑफ लाइट भी कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइट इसलिए कह सकते हैं कि प्रकाश के बारे में कब किसने क्या बताया, क्या अवधारणा दी, उसके बारे में अपने पास इस टॉपिक में बताया जाता है, ठीक है। इसमें प्रकाश का पूरा हिस्ट्री है अपने पास, इतिहास है। सबसे पुराने वैज्ञानिक आप ये जानते हैं भाई न्यूटन थे, ठीक है ना। तो 1600 के आसपास हुए हैं ये। सबसे पहले प्रकाश के बारे में न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत दिया था भाई। कणिकावाद का सिद्धांत का मतलब है
उन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो है वो अदृश्य कणिकाओं से मिलकर बना होता है। कणिकाओं का मतलब पार्टिकल्स हो गए छोटे छोटे, अदृश्य कणिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये कणिकाएं निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील होती है। ये कणिकावाद का सिद्धांत है। कणिकावाद के सिद्धांत के आधार पर देखो भाई, अपवर्तन की, परावर्तन की, ये मैं पढ़ा चुका हूं, सब 10वीं में भी है, इनकी व्याख्या हो जाती है। एक होता है ऋजुरेखीय संचरण, इसकी भी व्याख्या हो जाती है। ऋजुरेखीय संचरण क्या होता है? प्रकाश जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलते हैं। इसको कौन सा संचरण कहते हैं अपने? ऋजुरेखीय संचरण। क्योंकि ऋजु कोण का मतलब कितना डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का। तो ऋजुरेखीय संचरण की व्याख्या हो जाती है। तो इन तीनों की व्याख्या जो है अपने पास वो कणिकावाद के सिद्धांत से हो जाती है। उस समय इन 3 चीजों की खोज हुई थी। बाद में क्या हुआ? एक प्रकाश की घटना है व्यतिकरण। ये व्यतिकरण की घटना जो है इसी पार्ट में अपन आगे पढ़ेंगे, इसकी खोज हुई थी। तो बाद में पता चला कि व्यतिकरण की व्याख्या जो है कणिकावाद के सिद्धांत पर नहीं हो पा रही है। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं भाई हाइगेन, इनके बारे में भी अपन इसी पार्ट में पढ़ेंगे। उन्होंने ये बताया कि न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत गलत है और प्रकाश कणों के रूप में न होकर तरंगों के रूप में होता है। भाई इन्होंने तरंग सिद्धांत दिया था, प्रकाश किसके रूप में होता है? तरंगों के रूप में होता है। प्रारंभ में इन्होंने जो तरंगे मानी थी ना, ये मानी थी अनुदैर्ध्य और यांत्रिक। अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंगे क्या होती है? 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, वो अनुदैर्ध्य होती है। जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के 90 डिग्री के कोण पर या लंबवत कंपन करते हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। हाइगेन ने तरंगे कौन सी मानी थी? अनुदैर्ध्य। और कौन सी मानी थी? यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब 11th में मैं पढ़ा, 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 11th में ये पढ़ते हैं कि यांत्रिक तरंगों का मतलब है जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो यांत्रिक तरंगे, और जिनके लिए संचरण की आवश्यकता नहीं होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। भाई जो निर्वात में गति नहीं कर सकती है वो यांत्रिक तरंगे, जो निर्वात में भी गति कर सकती है वो कौन सी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो हाइगेन ने ये माना था कि प्रकाश की तरंगे जो होती है मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती है। अब यांत्रिक तरंगे होती है तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो फिर हाइगेन के सामने समस्या ये खड़ी हुई कि सभी जगह ब्रह्मांड तो खाली पड़ा हुआ है, माध्यम तो है ही नहीं। माध्यम नहीं है तो फिर ये किस में गति करती होगी? तो हाइगेन ने इसका एक उपाय बताया था। बोले संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम फैला हुआ है, जिसको क्या नाम दे दिया था उन्होंने? ईथर दे दिया था। बाद में ये पता चला कि ये गलत है, ईथर जैसा कुछ ही नहीं है। ये माइकलसन मोरले नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये बताया था। बोले ईथर की अवधारणा बिल्कुल गलत है, ईथर जैसी कोई भी वस्तु प्रकृति में उपस्थित नहीं है। ये ईथर जो है ना भाई, केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है तुम्हारे दिमाग में आता हो भाई ये केमिस्ट्री वाला ईथर है, एल्काइन ये है, वो चीज नहीं है। फिर एक वैज्ञानिक हुए हैं भाई मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये बताया, बोले प्रकाश की होती तो तरंग प्रकृति है, पर तरंगे जो है ना अनुदैर्ध्य और यांत्रिक नहीं होती है। कौन सी तरंगे होती है? फिर वो अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण आसानी से निर्वात में भी हो सकता है। निर्वात में इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। हाँ भाई प्रियंका, अब क्लियर है क्या वीडियो? विकास, वीडियो क्लियर है? प्रियंका एंड विकास, इन्होंने लिखा था कि वीडियो क्लियर नहीं है, अब तो क्लियर है? नहीं है? अब तो क्लियर होना चाहिए, वैसे यहां तो क्लियर है। एक सेकंड, अब क्लियर हुआ? ठीक है चलो। हाँ भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है निर्वात में, इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इनके संचरण के लिए
माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ये तरंगे अनुप्रस्थ भी मानी गई। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स हैं, 17वें पार्ट में स्टडी करेंगे। अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि फ्रेनल नाम के वैज्ञानिक हुए हैं भाई। कौन से वैज्ञानिक हुए हैं? फ्रेनल। और इन्होंने ध्रुवण के आधार पर अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि की थी। तो कई बार पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि किसने किसके आधार पर की थी? फ्रेनल ने। किसके आधार पर की थी? ध्रुवण के आधार पर इसकी पुष्टि की थी। ये बात हो गई यहां तक। अब फाइनली ये हो गया कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती है और यांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, ऋजुरेखीय संचरण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, तुम बोलोगे ये सब क्या होते हैं? जो पढ़ चुके हो वो तो 11वें में, जो बच गए वो 12वें में पढ़ा दूंगा सारे के सारे। ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जो है ये 12th चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा, तो वही समझ में आ जाएगा। इन सब की व्याख्या हो गई थी। तो हुआ ये कि सन 1900 तक तो जो है ना ये मानने लग गए थे भाई तरंग सिद्धांत जो है वो एकदम सही है और कणिकावाद का सिद्धांत पूर्णतः गलत है। लेकिन सन 1900 के आसपास में एक घटना हुई थी, वो अपन 13वें पार्ट में पढ़ेंगे। वो घटना थी भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी खोज की थी प्लांक ने, आइंस्टीन ने और लेनार्ड ने। तीन वैज्ञानिक थे, प्लांक, आइंस्टीन और लेनार्ड, इन्होंने खोज की थी। इन्होंने ये पाया कि ये देखा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं हो पाती है। तो इन्होंने कहा था, बोले हाइगेन का तरंग सिद्धांत पूरी तरह से ही गलत है। पहले सही मान लिया गया था कि सही है, बाद में इन्होंने वापस गलत सिद्ध कर दिया और इन्होंने ये कहा, बोले न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत ही सही है, इसका हाइगेन का तरंग सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। बाद में क्या हुआ, एक समस्या दूसरी हुई। ये जो प्लांक और आइंस्टीन है, इनके बारे में अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे 13वें में। इनके अनुसार फोटोन प्रकृति मानी गई। केमिस्ट्री में फोटोन के बारे में पढ़ा होगा, ऊर्जा का पैकेट होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? फोटोन कहते हैं। फोटोन जो होता है वो कण के रूप में होता है। तो फोटोन के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की तो व्याख्या हो गई, पर विवर्तन की व्याख्या नहीं हो पाई। तो एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। तो बाद में फिर ये समझ में आया कि एक्चुअल में प्रकाश की एक प्रकृति नहीं है। कितनी प्रकृति है प्रकाश की? दो, जिसको द्वैत प्रकृति कहा जाता है। प्रकाश कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। ठीक है, अब आजकल तो ये मानते हैं कि तरंग और कण आपस में मिले हुए हैं, मतलब फोटोन का निर्माण तरंगों के द्वारा ही होता है। ये आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी कहती है। तो अपन प्रकाश को जो है गिरगिट के तरह मान सकते हैं। प्रकाश का व्यवहार जो है गिरगिट के तरह माना जा सकता है। गिरगिट की तरह है, कैसे मान सकते हो? जैसे मान लो कि एक पेड़ पे एक गिरगिट है, अपन ने एक बच्चे को भेजा, भाई रंग देख के आ। वो लड़का आके बोलता है, बोले लाल रंग का है। थोड़ी देर बाद में दूसरे लड़के को भेजा, उसने आके कहा पीले रंग का है। बाद में दोनों ही झगड़ने लगे। तो एक समझदार आदमी ये कहता है, तुम दोनों ही गलत नहीं हो। बोले तो गलत कौन है? बोले गलत तो गिरगिट है। गिरगिट ने रंग बदल लिया तो दोनों ही लड़के सही हैं। गिरगिट पीले रंग का भी है और लाल रंग का भी है। सेम ऐसे ही प्रकाश के बारे में कहा जाता है, वो तरंग के रूप में भी है, कण के रूप में भी है। किस रूप में कब कैसा रहेगा ये डिसाइड अपन नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड करना प्रकाश का ही काम होता है। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है भाई अपने पास, बस ये छोटे मोटी चीजें हैं जो एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये व्याख्या करा दी है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे भाई। स्क्रीनशॉट लेना जैसा इसमें बेटा कुछ नहीं है, थ्योरी जो है वो पीडीएफ में खूब लिखाई हुई है, एक बार आप उससे नोट्स बना लेना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो बता देंगे।
देखो भाई पाठ जो है वो तरंग प्रकाशिकी है, तो मैं कुछ चीजें जो है ना पहले तरंगों के बारे में क्लियर कर देता हूँ। उसका कारण यह है, कोई बच्चा कहाँ से पढ़ा हुआ है, नया एडमिशन भी है, तो किसी स्कूल में तरंग वाला पार्ट ढंग से नहीं पढ़ाया होगा, किसी में क्या दिक्कत है, तो मैं थोड़ा सा 5-1 मिनट लगेगी, एक बार तरंगों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली दूंगा, संक्षेप में परिचय दे दूंगा जितना अपने इस पार्ट में काम में आता है। देखो भाई 2-3 चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ये तरंग यूं चलती है, आप सभी जानते हैं अपने पास। ये जो ऊंचे वाला भाग होता है इसको तो क्या कहते हैं अपन, श्रृंग कहते हैं। श्रृंग का मतलब चोटी, मतलब ऊंचाई हो गई अपने पास, ठीक है। जो नीचे वाला भाग होता है इसको गर्त कहते हैं। गर्त का मतलब गड्ढा। ये फिर क्या होता है, श्रृंग। ये फिर क्या होता है अपने पास है, गर्त। तो श्रृंग गर्त के रूप में प्रकाश की तरंगें आगे बढ़ती चली जाती है। ये तो बात हो गई यहाँ की। शुरू में कोण जो है कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। यहां पर आते हो अगर कोण 180 डिग्री का, अपन रेडियन में चलेंगे तो पाई का हो जाएगा। यहाँ पर आओगे तो कितने का हो जाएगा, 2 पाई का। यहाँ पर आओगे तो कितने का हो जाएगा, 3 पाई का। ऐसे कोण चलते रहते हैं। ऐसे ही अपने पास ये कोण अगर लोगे तो π/2 का हो जाएगा। ये कोण कितने का हो जाएगा, 3 π/2 का। देखो भाई 0, 90, 180, 270 और 360। तो इसको यूं समझ लो तुम, अगर ऐसे दिक्कत आती है तो ये लो, ये सारा खेल है अपने पास। वृत्त का एक चक्कर ले लो, 0, 90 हो गया, 180 हो गया, यहाँ पर आते कितना हो गया, 270, और यहाँ आते किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर हो गया। अगर कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट होगा तो घूम के यहीं आ जाएगा, यहाँ आएगा तो कोण पूरा कर लिया है कि नहीं कर लिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक चक्कर में कितना कोण तय करना पड़ता है, 360 का। 360 का मतलब अगर रेडियन में बदलोगे तो कितना का हो जाएगा, 2 पाई का। 90 डिग्री का कोण रेडियन में कितने का हो जाएगा, π/2 का। 180 को पाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, 3 π/2 बोलेंगे। अब तरंग में एक चक्र इसको कहते हैं भाई, ये कहलाता है एक चक्र। प्लस में और माइनस में दोनों मिला के एक साइकिल कहा जाता है, या एक चक्र पूरा माना जाता है। यहां से यहां तक आने में लगा समय आवर्तकाल कहलाएगा। एक चक्र लगाने में लगा समय आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा। तो अगर आवर्तकाल के हिसाब से लिखोगे तो टी यहाँ पर आएगा। देखो यहां से यहां तक जो समय लगेगा किसके बराबर हो जाएगा, आवर्तकाल टी के बराबर हो जाता है। आवर्तकाल की अपने को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को जरूरत पड़ती है कोण की। कोण बता ही दिया है। एक चीज अपन चलते हैं तरंग दे दरे। क्या चलते हैं, तरंग दे दरे। ये लैम्बडा से लिखते हैं, 10वीं में भी आता है और 11वीं में भी आता है। परिभाषा क्या है तरंग दे दरे की, 2 क्रमागत सुरंगों या 2 क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी किसके बराबर होती है, तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। देखो 2 क्रमागत सुरंग मतलब ये सुरंग और ये सुरंग, इनके बीच की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, लैम्बडा के बराबर। ऐसे ये गर्त और ये गर्त, इनके बीच की दूरी भी किसके बराबर हो जाएगी, लैम्बडा के बराबर होती है। तो 2 क्रमागत सुरंगों या 2 क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी किसके बराबर होती है, लैम्बडा के बराबर होती है। आगे एक चीज और चलते हैं अपन, इसमें बता देता हूं, थोड़ा डायग्राम वो खिचड़ पिचड़ हो रहा है तो एक दूसरा बना देता हूं। ये 0, ये टी हो गया, ये सुरंग हो गया, और ये क्या हो गया, गर्त। ये कोण π/2 का है, ये कोण पाई का है, ये 3 π/2 है और ये 2 पाई है। यहां से यहां तक की दूरी भाई लैम्बडा के बराबर होती है। मतलब ये कह सकते हैं एक आवर्त काल में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो लैम्बडा के बराबर हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, ये बता दो, λ/2 के बराबर। तो तरंग लंबाई भी कहते हैं और तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है, दोनों ही नाम है इसका।
तरंग लंबाई भी कह सकते हो या तरंग दैर्ध्य भी कहा जा सकता है। तो तरंगों में दो तीन चीजें हो गई, एक तो तरंग दैर्ध्य हो गया, एक आवर्तकाल हो गया, एक कोण हो गया। ये जो कोण होता है ना, इसको कलाकोण भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको? कलाकोण कहते हैं अपने पास। कैसे देखना, एक तरंग यहां से स्टार्ट हुई तो इसका कलाकोण जो है वो कितना माना जाएगा? 0, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रही है? वो 0 से स्टार्ट हो रही है। एक दूसरी तरंग है, वो यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, तो एक बार इससे तुलना कर लो, कितने कोण पर हो गया? ये पाई कोण पर हो गया। तो इसका कलाकोण कितना माना जाएगा बताओ? पाई के बराबर, क्योंकि वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 180 डिग्री के कोण से स्टार्ट है, तो इसका कलाकोण कितना माना जाता है? पाई के बराबर। आ गया कलाकोण का मतलब समझ में? कलाकोण का मतलब वह कोण जहां से तरंग स्टार्ट हो रही है वो उसका कलाकोण कहलाता है। जैसे इस तरंग का समीकरण ये लिखा जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा t, ठीक है ना, प्लस 0। क्यों? इसका कलाकोण किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इस तरंग का समीकरण क्या लिखोगे? y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस पाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ओमेगा टी प्लस पाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरंग ने कितना कोण तय कर रखा है? पाई कोण तय कर रखा है, तो प्लस में पाई, और अगर पीछे है तो फिर क्या लिखा जाएगा? माइनस में पाई लिख दिया जाता है। एक सेकेंड भाई, अब ये तो बात हो गई इसकी। सवाल उठता है कि ए क्या है? ए आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम। क्या परिभाषा होती है आयाम की निशा? किसी भी तरंग का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ये ऊंचाई जो होती है ना, ये आयाम कहलाती है। आयाम की परिभाषा ये है, यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर होती है? आयाम के बराबर होती है। तो तरंग का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। आ गया समझ में? आयाम का मतलब भी समझ में, ये बता ही दिया। तरंगें कैसे चलती है वो भी क्लियर है। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपने पास, उसमें फिर मैं कलांतर भी बताऊंगा और पथांतर भी बताऊंगा। तो वो बाद के टॉपिक हैं, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है किसी को तो बता दो, अदरवाइज आगे चलते हैं भाई। किससे दर्शाते हैं? हाँ दोनों ही चलते हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर एम्पलीट्यूड, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। वो 12th में ही है। हो गया भाई, चलो तो। और तरंगों में थोड़ी दिक्कत आ रही है अगर आप लोगों को, तो 11th का तरंग वाला चैप्टर जो है ना, एक बार आपके नोट्स होंगे या जो भी है, तो 11th में तरंग वाला चैप्टर थोड़ा सरसरी तरीके से ही देख लेना, पर एक बार उसको देख लेना, ताकि उसमें से कुछ चीजें होगी जो क्लियर हो जाएगी। फिर उसमें अगर कोई डाउट होता है या कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो तरंग वाला पार्ट जो है एक बार पन्ने पलट के देख लेना, समझ में आ जाएगा भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है तरंगाग्र या वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट मीन्स क्या हो जाएगा? फ्रंट पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट या तरंगाग्र। और वैसे भी तरंगाग्र का संधि विच्छेद करोगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा? इसका तरंग प्लस अग्र आ जाएगा। तो तरंगों का अग्रभाग क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ये तो सीधी परिभाषा है भाई, इसका कोई महत्व नहीं है ना। ये तो हिंदी के हिसाब से है कि संधि विच्छेद कर दिया, परिभाषा दे दी। फिजिक्स के हिसाब से इसके डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन ये है भाई, थ्योरी वाला पार्ट है ये पूरा ही, ठीक है ना।
परिभाषा यह है इसकी कि समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, समान कला में, समान कला का मतलब समान कोण, कला का मतलब कोण है अपने यहाँ, तो समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। ये है देखो समझने का तरीका। जैसे ये रहा, ये अपने पास ये एक तरंग हो गई, ये फिर अपने पास दूसरी तरंग हो गई अपने पास, ये मैं तीसरी तरंग ले लेता हूं। अब समान कला का मतलब समान कोण में कंपन करने वाले, देखो ये सुरंग है, इसका भी सुरंग है, इसका भी सुरंग है, तीनों बिंदु समान कोण पर हैं कि नहीं है अपने पास। ये 90 डिग्री के कोण पर होगा, ये भी 90 डिग्री के कोण पर होगा, और ये भी किस पर हो जाएगा, 90 डिग्री के कोण पर। गणित के आधार पर परिभाषा है कि समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदु पथ का मतलब होता है उनको मिलाने वाली लाइन, ये आज सातवें आठवें में आता है, लोकस इसको बोलते हैं, बिंदु पथ किसको कहते हैं, इनको मिलाने वाली रेखा। तो इनको मिलाने वाली रेखा ये तरंगाग्र है भाई, ये तरंगाग्र की परिभाषा, कोई नियम नहीं है भाई सुरंगों को मिलाने वाली रेखा ही बनेगी, ये भी तरंगाग्र बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, तुम गर्त को मिलाने वाली बना लो, कोई कहे कि भाई मैं तो गर्त को मिलाने वाली बनाऊंगा, तो ये गर्त को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी, ये भी तरंगाग्र ही कहलाता है। तो समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। आगे अपन चलते हैं, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, प्रकाश की किरण कहलाती है। मैं पहले ही बता देता हूं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो प्रकाश में तरंग तो है, किरण जैसी कोई चीज नहीं होती है, मैं पहले बता देता हूं, किरण तो मानी गई है भाई, किरण जैसी कोई चीज उपस्थित नहीं है, वो तो यूं माना गया है कि तरंगों के, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को प्रकाश की किरणें कहते हैं। जैसे ये तरंगाग्र हो गया, इसके लंबवत ये रेखा हो गई, क्या कहलाएगी, ये प्रकाश की किरण कहलाती है। तरंगों का संचरण हमेशा किस दिशा में होगा, किरण की दिशा में। कैसे, तरंग यूं चल रही है अपने पास, यूं चल रही है, तो किस दिशा में आगे बढ़ रही है तरंग, ये बताओ, देखिए ऊपर बढ़ रही है, नीचे बढ़ रही है, या इधर बढ़ रही है, इधर जा रही है अपने पास, पहले यहां थी तरंग, फिर यहां आई, फिर यूं आती आती सांप की तरह चल रही है, लेकिन आगे कहां जा रही है वो देखी जाएगी ना। तुम तो कहोगे ऊपर जा रही है, अरे ऊपर थोड़े जा रही है, एक सांप है, वो सांप जो है यहाँ बैठा हुआ है, अब वो यूं चलता है, यूं चलता है, ये सांप का फन है, तो अब तुम ये थोड़े कहोगे भाई ऊपर और नीचे चल रहा है, ऊपर और नीचे थोड़े चल रहा है, वो किधर बढ़ रहा है आगे, वो देखो एक बार, सांप इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो तरंग भी ऐसे ही ऊपर नीचे सांप की तरह चलती हुई चलेगी, लेकिन जब भी पूछेंगे तो किस दिशा में मानी जाएगी, वो इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो तरंग का संचरण इस दिशा में हो रहा है, ये धनात्मक x दिशा हो गई, तो तरंग का संचरण हमेशा ही किस दिशा में होता है, प्रकाश की किरण की दिशा में तरंग का संचरण माना जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश की किरण कहलाती है, या यूं भी कह सकते हैं तरंगाग्र और किरण के मध्य कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होता है, और तरंग का संचरण हमेशा ही किस दिशा में होगा, प्रकाश की किरण की दिशा में होता है। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब अपन चलते हैं तरंगाग्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भाई, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा। पहले अपन एक चीज चल लेते हैं, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र हैं भाई 3 प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के तरंगाग्र हैं। पहला तरंगाग्र है भाई गोलीय तरंगाग्र, या गोलाकार तरंगाग्र भी कह सकते हैं इसको। ठीक है,
देखो जी भाई, गोलाकार तरंगाग्र या गोलीय तरंगाग्र नाम से स्पष्ट है। कैसा तरंगाग्र होगा? गोलीय आकार में होता है या गोले के आकार में होता है। ठीक है, ये वृत्त नहीं है भाई, गोला है। तुम बोलोगे गोले और वृत्त में क्या अंतर है? तो उतना ही अंतर है जितना चूड़ी में और गेंद में है। चूड़ियां जानते हो, चूड़ियां वृत्ताकार है, और क्रिकेट के बॉल क्या है? गोलाकार है अपने पास। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है अपने पास? ये डायग्राम जो है ना, ये गोले का बनाया है। तुम बोलोगे ये तो वृत्त का लग रहा है। गोला जो है वो 3D में होता है। 3D को बोर्ड में अगर बनाते हो डायग्राम तो ऐसा ही बनता है, और कोई तरीका भी नहीं है। क्योंकि गोले का जो गोला जो होता है 3 डायमेंशन में होता है। 3D को अगर 2D में बनाते हो तो वृत्त जैसी ही आकृति बनाई जाती है। तरीका भी बता देता हूँ। बॉल जो है वो कीचड़ में गिर गई, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? बॉल को उठा के दीवार पे मारते हैं कीचड़ झाड़ने के लिए। कीचड़ झाड़ने के लिए दीवार पे मारोगे तो वहां पर वृत्ताकार आकृति बनती है कि नहीं बनती है? इसका मतलब ये हुआ, गोले को 3D से 2D में अगर चित्र बनाया जाएगा तो कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा। तो ये गोलाकार तरंगाग्र हो गया। ये प्रकाश की किरणें हैं भाई अपने पास। किरणें कितने डिग्री पर होती है भाई? 90 डिग्री पर। देख लो भले, ये गोला हो गया, ये किरण 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर। अब आते हैं, गोलाकार तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए प्रकाश का स्रोत बिंदुवत होना चाहिए भाई, बिंदु जैसा होना चाहिए। पॉइंट साइज। गोलाकार तरंगाग्र उत्पन्न तब होगा जब प्रकाश का स्रोत कैसा हो? बिंदुवत होना चाहिए, बिंदु जैसा होना चाहिए। उदाहरण क्या क्या है बिंदुवत स्रोत? ऐसे स्रोत बताओ प्रकाश के जिनसे जो गोल हो या बिंदु जैसे हो। सबसे बड़ा उदाहरण तो सूर्य है भाई इसका। सूर्य गोल है कि नहीं है अपने पास? तो कैसा स्रोत हो गया वो? बिंदुवत। तो सूर्य से जो तरंगाग्र का निर्माण होगा वो कौन से तरंगाग्र का निर्माण होगा? गोलाकार या गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। दूसरा एग्जाम्पल है बल्ब। बल्ब जो होता है वो भी गोल होता है कि नहीं होता है? उससे प्रकाश चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैलता है कि नहीं फैलता है? तो एक तो बल्ब हो गया, एक क्या हो गया इसका उदाहरण है, सेकंड नंबर पर बल्ब हो गया। अब अपन चलते हैं, दूसरा तरंगाग्र भी मैं इसी में पढ़ा देता हूं, बेलनाकार तरंगाग्र। देखो भाई, नाम से स्पष्ट है अपने पास तरंगाग्र कैसा हुआ? बेलन के आकार का हो गया। बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए स्रोत रेखीय मतलब स्लिट नुमा होना चाहिए। स्लिट जैसा, स्लिट नुमा मतलब है स्लिट जैसा। स्लिट क्या होती है अभी बता देता हूं। बेलनाकार तरंगाग्र कब उत्पन्न होगा? प्रकाश का स्रोत कैसा होना चाहिए? रेखीय या स्लिट नुमा या स्लिट जैसा होना चाहिए। सवाल उठता है कि स्लिट क्या है? स्लिट जो है वो छिद्र को कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? छिद्र को स्लिट कहा जाता है। अब बेलनाकार तरंगाग्र कैसे बनता है? दो उदाहरण है। आजकल तो नए मकानों में तो जो है ना, खिड़कियों में जो जालियां लगती है वो लोहे की जालियां लगती है। ज्यादातर बच्चों ने, तुम सभी गाँव के रहने वाले हो, पुराने मकान सभी में देखे हैं, सीमेंट की जालियां लगती थी कि नहीं लगती थी? सीमेंट की जालियों में गोल गोल जो छेद होते हैं कि नहीं होते हैं? सुबह के टाइम देखना, जब अपन झाड़ू निकालते रहते हैं, उन गोल छेद में से प्रकाश आता है, एक बेलन के रूप में दिखता है कि नहीं दिखता है अपने पास? अगर गोल छेद कर दिया जाए, या यूं मान लो अपने पास यूं कर लिया जाए, इधर से प्रकाश आएगा, अपन झाड़ू निकाल रहे हैं तो प्रकाश बेलन के रूप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कौन से तरंगाग्र का निर्माण होता है? बेलनाकार का। तो स्लिट का मतलब होता है गोल छिद्र को स्लिट कहा जाता है। तो स्लिट नुमा होना चाहिए या फिर रेखीय होना चाहिए। अब जो स्लिट नुमा स्रोत है उसके उदाहरण, खुद स्लिट ही कहते हैं इसको भाई। इसका उदाहरण क्या है? स्लिट ही है। स्लिट का मतलब गोल छेद कर दिया जाए। मान लो कि सामने की दीवार में गोल छेद कर दिया जाए इतना सा, ठीक है ना, और उधर पीछे से प्रकाश आएगा, तो प्रकाश यूं आएगा कि नहीं आएगा? सीधा का सीधा, तो बेलन के रूप में आएगा। एक उदाहरण तो ये हो गया। एक टॉर्च भी है इसका उदाहरण।
किसान टॉर्च की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें चौकोर मुंह होता है, ऐसा नहीं। पुरानी टॉर्च होती है ना सेल वाली, गोल मुंह होता है कि नहीं होता है उसका। जब उसको जलाओगे तो शुरू शुरू में देखना प्रकाश कैसे चलता है, बताओ, एक बेलन के रूप में चलता है कि नहीं चलता है। तो वो कौन सा स्रोत हो गया अपने पास है, बेलनाकार स्रोत हो गया। ये दो तरंगाग्र आपको पढ़ा दिए हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक चीज पहले ही बता देता हूँ, पार्ट पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, इसीलिए मेरे पढ़ाने के बाद में घर जाके जरूर पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे समझने में दिक्कतें ही दिक्कतें आ जाएगी भाई, क्योंकि डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आएंगे, थ्योरी थ्योरी आएगी। ठीक है, थ्योरी भी टिपिकल है। तो आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि रोज पढ़ोगे बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम आना तय है, ये मान लो। ठीक है, थैंक यू।